Okay, good morning everyone. I hope you can see the screen and can hear me, right? Okay, very good. Now let us get back to normality. कुछ homework था क्या? I think there was no homework, right? Okay, fine. Shreyas, कुछ homework था क्या? You are saying no doubt in homework. Was there any homework? Okay, हाँ था, right. तो done that. Exercise 1 से 32 था, right? Everybody done? किसी को doubt है? ठीक है, let us discuss that. Wait. The homework for us was exercise 1. Just a minute. क्वेश्चन नंबर एक सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं। 1 से 5 तक किसी को डाउट है? एवरीबॉडी 1 से 5 तक? रजत बड़ानी से 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मुलेटेड एज Fe2H5 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। देखो, जब तुम्हारे पास लिखा है Fe2O5 और यहाँ पे NO प्लस लिखा है, यानी ये जो होगा ये NO प्लस होगा, इसके ऊपर +1 चार्ज होगा, राइट? एवरीबॉडी ये कुछ ऐसा होगा, राइट? ये समझ में आ रहा है? रजत, इज दैट क्लियर? तो यदि तुम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को x पकड़ते हो तो x+1 -2 इज 0। सो x -1 इज 0। तो x आ रहा है आपका +1। रजत, इज दैट क्लियर? जस्ट अ मिनट। ओके फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नहीं समझे? क्या डाउट है? ध्रुविल, क्या डाउट है? अरे H2O न्यूट्रल होता है ना। H2O न्यूट्रल होता है तो उसके ऊपर चार्ज 0 होगा। अरे जो चीज न्यूट्रल है उसके ऊपर चार्ज होगा क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन 18। ओके, फॉर अ रिएक्शन। ठीक है। देखो, अपने पास ये रिएक्शन है Zn प्लस NO3 माइनस फॉर्म्स Zn2 प्लस प्लस NH4 प्लस। तो ये ऑक्सीडेशन है। कौन से फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो सिद्धेश? एक्सरसाइज अरे तो उसको पहले पूछना चाहिए ना, बाद में क्यों पूछते हो? जैसे अभी हम 18 पे चले जाएंगे, यू आर सेंडिंग मी बैक टू क्वेश्चन 1। एक सीक्वेंस फॉलो करो तो बेहतर है ना। फाइन, लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन।
देखो ये ऑक्सीडेशन में आई होप इट इज क्लियर, चेंज 2 का हो रहा है, राइट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? और रिडक्शन में चेंज 8 का हो रहा है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ये सब कुछ समझ में आ रहा है? 2 और 8 का चेंज कैसे हुआ? तो अब इसमें क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इज दैट क्लियर? अभी बेसिक मीडियम है तो क्या है, इधर 3 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, सो 3H2 और 6OH माइनस। कोई दिक्कत है इसमें? तो बताओ का आंसर क्या हुआ? एवरीबॉडी इसका आंसर क्या होगा? बताओ, तो बताओ। फोर वन सिक्स करेक्ट। द कोफिशिएंट्स ऑफ Zn, तो Zn का तो 4 है, ठीक है, NO3 माइनस का 1 है, और इन्होंने आंसर जो है वो ऑप्शंस दिया है 4 1 10, 6 तो दिया ही नहीं है। 10 करने के लिए OH माइनस क्यों, जरूरत क्या है? 10 नहीं होगा, इट विल बी 6। ओके, प्रोडक्ट में ऑलरेडी H है, फाइन 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 फाइन, ठीक है सोनाली, ठीक है ठीक है ठीक है। प्रोडक्ट में ऑलरेडी H है, राइट? फाइन फाइन, ठीक है। तो देखो करना क्या है, एक काम करते हैं, ये अपना बैलेंस्ड इक्वेशन आया है, राइट? और प्रोडक्ट में हमारे पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है, तो हमें कुछ ऐसा जुगाड़ बिठाना पड़ेगा ताकि चीजें सेट हो सकें, राइट? तो एक काम करते हैं, इधर 4H प्लस ऐड कर देते हैं, ठीक है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इधर 4H प्लस हम ऐड कर देते हैं, और इधर 3H2 ऐड कर देते हैं। अब हो गया ना बैलेंस? या अभी भी नहीं हुआ? एवरीबॉडी बैलेंस हुआ है? नहीं हुआ, नहीं है। मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? 3H2O, और इधर क्या करोगे? इधर क्या करोगे एवरीबॉडी? 3H2 ऐड किए हो तो इधर क्या करोगे? इधर करोगे, रुक जाओ, हम बेसिक में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे इधर 3 ऑक्सीजन हो ही गए, तो इधर हमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? अभी 7H प्लस हो गया। समझ में आ रहा है कैसे? 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 4 ये 10H प्लस हो जाएगा। समझ में आया एवरीबॉडी? हमने पहले एसिडिक मीडियम में किया, 10 किया, समझ में आया 10 क्यों किया? एवरीबॉडी 10 क्यों किया, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर 6 और 4 10 करना था ना। तो अब इसको हम बेसिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आएगा 10H प्लस, तो कितना OH माइनस डालेंगे एवरीबॉडी? बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए कितना OH माइनस डालेंगे? 10, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो क्या आ रहा है, ये 3H2O प्लस 10OH माइनस, तो ये आ गया अपना 10H2O प्लस 4Zn प्लस NO3 माइनस प्लस 4Zn2 प्लस NH4 प्लस 3H2O प्लस 10OH माइनस। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ बचेगा 7H2O। कोई दिक्कत है इसमें? तो आ गया ना आपका 10OH माइनस। हम जो नॉर्मल मेथड सीखे हैं हमने उसी से किया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? या तो तुम हीट एंड ट्रायल करके देख सकते थे कि कौन से नंबर पे हीट बैठता है, ऑप्शंस तो दिए ही थे। एक तरीका ये भी था ना, ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं तो आप हीट एंड ट्रायल कर लो, देखो कौन सा फिट बैठ रहा है। दैट इज वन अप्रोच। दूसरा तरीका है कि हमने जैसे किया, मतलब रेगुलर मेथड जो हमने सीखा था हमने उसके थ्रू कर लिया है। इसमें किसी को डाउट है क्या? ओके, लिखना है ये, यू वांट टू राइट इट?
तो ठीक है, कैन आई स्क्रॉल डाउन? एवरीबॉडी कैन आई स्क्रॉल डाउन? या कुछ बोलो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। the number of electrons lost or gained। देखो तुम्हारे पास ये है Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। तो अब देखो इसको कैसे करोगे बताओ। ये जीरो से क्या जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितना है। 3x minus 8 is 0, तो 8/3 आया। अब देखो 8/3 आ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है। चेंज कितना है, 8/3 minus 0, 8/3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, ये क्या आएगा, ये 8 आएगा ना। ठीक है सिद्धेश, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट 19। The missing ion is, देखो 19 क्वेश्चन ये है, CrOH thrice plus ClO minus plus OH minus, this will give Cl minus plus H2। तो हमें पता करना है कि कौन सा आयन, तुम्हें नहीं लगता है क्रोमियम छूटा है। देखो सबसे पहले तो ClO माइनस प्लस 1 से -1 में गया है, तो ये रिडक्शन है। तो तुम्हें नहीं लगता है क्रोमियम को ऑक्सीडेशन होना चाहिए। एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है, क्रोमियम को ऑक्सीडेशन होना चाहिए, यानी क्रोमियम को ऑक्सीडेशन स्टेट जो होना चाहिए उस कंपाउंड में, इट शुड बी मोर देन +3। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो बताओ ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें क्रोमियम को ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन +3 है। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें मोर देन +3 है? ए और सी। देखो एक और चीज है, इसमें थोड़ा सा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ज्ञान चाहिए होगा। एक्चुअली K2Cr2O7 जो ये वाला रिएक्शन है ना, ये मिलता है बेसिक मीडियम में, और CrO4 2- सॉरी एसिडिक मीडियम में मिलता है, और ये होता है बेसिक मीडियम में। तो ये बेसिक मीडियम है ना, इसलिए ये बनेगा। ये तो आपको डी ब्लॉक की एक रिएक्शन है जो कि इन दोनों में से पहचानने के लिए जरूरत पड़ेगी। हीट एंड ट्रायल क्या यूज किया है तुमने श्रेयस? how have you used heat and trial to decide between these? ऑक्सीजन के लिए नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वहां पर ऑक्सीजन बैलेंस्ड कहाँ है? तुम बैलेंस्ड मान रहे हो क्या इसको? आर यू अज्यूमिंग इट टू बी अ बैलेंस्ड इक्वेशन? वो हो सकता है, हाँ। हाँ यदि बैलेंस्ड मानोगे तो हो जाएगा। हाँ बैलेंस्ड मानोगे तो हो जाएगा, बट ये वाली जो चीज है ना वो एसिडिक में मिलती है और ये बेसिक में मिलती है। ठीक है, तुम ऐसा सोच के देख रहे हो क्या कि दोनों को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन एटम्स बराबर हो रहे हैं? हाँ ठीक है, बट ऐसा लिखा क्या है कि गिवन इज इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ऐसा लिखा नहीं है ना इन्होंने। एवरीबॉडी ये ऐसा लिखा है क्या कि ये बैलेंस्ड है, मानो ऐसा नहीं लिखा है ना। और वैसे भी तुम देखो तो यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है तुम्हारा, एवरीबॉडी +1 से -1, यहाँ चेंज तो 2 का आ रहा है, इसका +3 है। टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड एवरीबॉडी। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इस कंपाउंड का? तो यहाँ पे भी चेंज 3 है, तो तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे?
श्रेयस, तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या ऐसे ही छोड़ दोगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब ऑब्वियसली रिएक्शन अनबैलेंस दी है ना आपको। हाँ हाँ, एक तरीका कह सकते हो, जैसे सलोनी ने कहा है कि सीआर के एटम्स देख सकते हैं हम, क्रोमियम के एटम्स तो देख ही सकते हैं, ये सही बात है, दैट इज अ वैलिड पॉइंट, वो तुम कर सकते हो। अदरवाइज एक तरीका तो यही है कि आपको रिएक्शन ही याद हो। सलोनी जो कह रही है दैट इज एप्लीकेबल, वो तो अप्लाई हो ही सकता है। ठीक है, वो एक जुगाड़ लग सकता है तुम्हें पहचानने के लिए कि क्रोमियम के एटम्स देख सकते हो। अदरवाइज ये रिएक्शन याद ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 20। ठीक है, एक सेकंड ना। The number of electrons required to balance the following equation. देखो, ये +5 है, ये 4H प्लस है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, and it is forming 2H2O plus NO। तो बताओ कितने, यहाँ +2 में आ गया ना ये, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसमें? ये तो बहुत इजी है यार, 20 इज वेरी इजी एवरीडे। अब तो बताओ क्या आएगा इलेक्ट्रॉन, +5 से +2 में आने के लिए कितना लगेगा? 3 लगेगा ना, ये क्या डिफिकल्ट है? Everybody, is that clear or not? Please respond in the chat box. Are you clear with it? Next. पीछे 4 दिया है, पीछे 4 दिया है एवरीबॉडी। 20 का आंसर क्या दिया इन्होंने? 3 ही तो दिया है, तुमने आंसर गलत देखा है। नेक्स्ट बताओ। (22) Which of the following reaction depicts the oxidizing property of SO2? अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब समझ रहे हो, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो खुद क्या हो रहा होगा बताओ? खुद रिड्यूस हो रहा होगा ना। तो अब देखो कौन से रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। अब तो ये इजी हो गया ना। ऐसा देखो कौन से केस में SO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, तो देख लो, ये तो बहुत इजी है। तो बी है ना आंसर। इज दैट क्लियर? सिद्धेश, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 30। ठीक है, 30 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द सेट ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दैट बैलेंसेस। देखो ये जो 30 है ना, इसमें तुम्हें करना पड़ेगा हीट एंड ट्रायल लगा दो। हीट एंड ट्रायल लगा लो, सबसे आसान यही है, तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा बैलेंस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये रेडॉक्स है नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है क्या एवरीबॉडी? 30 में चेक करो, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है। हीट एंड ट्रायल कर लो। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। (25)
द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम नहीं कर सकता है, जरा बताओ। एवरीबॉडी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम नहीं कर सकता है जो कि अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे हो। इंटरमीडिएट वाले और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले तो कर सकते हैं ना दोनों की तरह काम। एवरीबॉडी, ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है? SO2 में +4 है और इसका हाईएस्ट क्या होता है? इसका हाईएस्ट होता है +6। ठीक है। NO2 में इट इज गिवन +4 है और इसका हाईएस्ट होता है +5। CO2 में इट इज गिवन +4 है और इसका हाईएस्ट भी +4 होता है। तो यही होगा ना आंसर। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके, 29 ऑप्शन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन नहीं होगा बताओ। हु डू यू थिंक विल नॉट बी a reducing agent? मतलब जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। वैसा ही क्वेश्चन है ना। तो 29 का आंसर क्या है बताओ? सी होगा। ठीक है एवरीबॉडी, क्लियर? और किसी का कोई डाउट है? और कैन वी प्रोसीड? अरे हाइड्रोजन देखते ही नहीं है, सेंट्रल एलिमेंट का देखते हैं श्रेयस। जब हम बात करते हैं तो सेंट्रल एलिमेंट का देखते हैं। इज दैट क्लियर? सॉरी सरायु। ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं। हम तो वो तो तब होगा ना जब वो डिकम्पोज करेगा। ऐसा दिया कहाँ है? आगे बढ़ सकते हैं हम। ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास में अपन क्या सीख रहे थे बताओ। लास्ट क्लास में अपन क्या सीख रहे थे? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी सबको समझ में आया था होता क्या है? एवरीबॉडी, नॉर्मेलिटी सबको समझ में आया था क्या होता है? नॉर्मेलिटी अपन डिफाइन कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये बात सबको दिमाग में सेट हो गई होगी। नॉर्मेलिटी अपन डिफाइन ऐसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट dissolved per liter of solution। एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी ही है ये भी, राइट। सो n को लिखते हैं n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर अपॉन वॉल्यूम। तो ये आता है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये सारे तरीके हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हमने किए थे लास्ट क्लास में, है ना। तो एक और देता हूं इसी तरह का, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by adding, let's say 80 gram KOH in 500 ml water।
एवरीडी 20/7. ओके, एनीबडी एल्स? किसी और का आंसर आया? ओके, ध्रुव जो है आंसर, बाकी लोग बताइए। टू 2.875, ठीक है। ओके, डन एवरीवन। अच्छा, पहले तो ये बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर होता है, तो n फैक्टर 1 है, तो सीधा नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1 यानी नंबर ऑफ मोल्स ही हुआ ना। तो मोलर मास क्या आता है इसका? 3956 आता है, राइट? यानी 40/28 या फिर 20/14 या फिर 10/7। और इसका वॉल्यूम क्या है? 1/2। तो ये तो आ गया 20/7, राइट? एवरीडे इज दैट क्लियर? 20/7 आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। अब देखो, एक चीज मैंने कुछ बताया था आपको, सी, कुछ कॉमन, मान लो, इफ कॉमन n फैक्टर्स, कॉमन n फैक्टर्स इन अ रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ कॉमन n फैक्टर्स हैं। ओके, राइट डाउन 4 तक। मोलैरिटी n फैक्टर से कर सकते हो सलोनी, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन डू दैट। ओके फाइन, अभी हम बात करते हैं कॉमन n फैक्टर्स इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। कॉमन n फैक्टर्स, मान लो कुछ रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा ये नहीं दिया है, राइट? रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा ये नहीं दिया है, फाइन। तो हम क्या करेंगे, लेट अस सी दिस। यदि प्रोडक्ट नहीं दिया है तो क्या करेंगे, कुछ कॉमन n फैक्टर्स होते हैं, जैसे MnO4 में +7 है, ठीक है? तो एसिडिक में इसका n फैक्टर, यदि रिएक्शन नहीं दिया है तो आप 5 मान लेंगे, इसका n फैक्टर 5 होगा, ठीक है? न्यूट्रल या फिर फेंटली अल्कलाइन, इसमें हमको n फैक्टर 3 मानना है, ये +4 में आ जाएगा। बेसिक में n फैक्टर 1 मानना है, तो ये +6 आ जाएगा, ठीक है? और इतना ही नहीं, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये +6 से 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के एसिडिक में कन्वर्ट होता है +3 में, ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। तो ये आपको कुछ कॉमन इन फैक्टर्स हैं जो कि कंसीडर करने हैं, अज्यूमिंग कि रिएक्शन यदि ना दिया हो तो। Everybody, is that clear? वो हमें तब कंसीडर करने हैं जब रिएक्शंस नहीं दिए हों। तो अब कई जगह पे ऐसा होता है जब आपको रिएक्शन दिया ही नहीं हो, तो आपको ये कॉमन इन फैक्टर्स याद रखने पड़ेंगे। और इनके 5-3-1 वाला कंसेप्ट तो मैंने पहले भी तुम्हें बताया था। Cr2O7 जो है वो आपको ये नया है, वो भी वैसे रिएक्शंस में हमने किया ही था, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस।
डन। ओके, Cr2O7 में 6C, तो हमने कुछ और लिखा है क्या एवरीबॉडी? 6C तो लिखा है, दिस इज 6, ये 6 ही है भाई श्रेयस, दैट इज 6। फाइन, आगे बढ़े। तो ये रिएक्शंस याद रहेंगे ना? अच्छा देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए अपने पास क्या क्या फॉर्मूला है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ये एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, स्क्रॉल अप कर दिया भावेश। डन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए अपने पास एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? ये तीनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो कहीं भी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम भी तो हो जाएगा ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए अपने पास ये रिलेशंस है, गिवन मास बाय मोलर इक्विवेलेंट मास, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर इनटू वॉल्यूम। तो इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे तरीके से तुम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इतने सारे तरीके हैं अपने पास ये करने के लिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए। डन एवरीवन? ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, ये आपके बुक के ही हैं। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट normality of a solution, calculate normality of a solution containing 15.8 gram of KMnO4 in, ठीक है, 50 ml acidic solution। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया एवरीबॉडी? मोलर मास KMnO4 का 180 158 होता है। दिस इज 158। सबको आया आंसर? एन फैक्टर क्या कंसीडर करोगे एवरीबॉडी? एन फैक्टर 5 कंसीडर करोगे ना, तो मोलैरिटी निकाल सकते हो, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो ये आएगा क्या, 1/10 इंटू 20। तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। Everybody, is that clear? Everybody, please respond in the chat box. Is that clear? Okay. Then write it down.
ओके डन। फाइन। तो अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, नॉर्मेलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें डाइल्यूशन फॉर्मूला लगता है, तुम्हें लगेगा एवरीबॉडी। जैसे हम लोग लिखते थे मोलैरिटी में m1v1 इज इक्वल टू m2v2, डाइल्यूट करोगे तो नॉर्मेलिटी भी तो चेंज होगा ना। जैसे मान लो सोल्यूशन का इनिशियली नॉर्मेलिटी था n1, ठीक है, और इसमें वॉल्यूम था पानी का v1। अब हमने कुछ पानी इसमें ऐड किया, ठीक है, हमने कुछ पानी ऐड किया, तो अब इसका फाइनल वॉल्यूम हो गया v2। तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं क्या कि जितने इक्विवेलेंट पहले थे इनिशियली, उतने ही इक्विवेलेंट बाद में होंगे, क्योंकि हमने सल्यूट तो ऐड किया ही नहीं है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सल्यूट की बात हो रही है। हमने सॉल्वेंट ऐड किया है ना, पहले जितना सल्यूट था जिसके उतने इक्विवेलेंट थे उतने ही बाद में भी रहेंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ पानी डाल रहे हैं, और पानी तो सॉल्वेंट है। तो पहले जो था नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम होता है, राइट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या आएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम आएगा। तो पहले यदि n1v1 था और बाद में यदि n2v2 था, so can we write n1v1 is equal to n2v2? Everybody, is that clear? Fine, then write it down. Everyone done, written? ठीक है, अब हम बात करते हैं मिक्सिंग फॉर्मूला की। मिक्सिंग फॉर्मूला, अच्छा यहाँ मिक्सिंग फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या हम? जैसे मान लो दो तीन सोल्यूशन को हमने मिक्स किया, याद है हमने मिक्सिंग फॉर्मूला इसके लिए भी लिखा था, मोलैरिटी के लिए। जैसे मान लो ये एक सोल्यूशन है, दिस इज लेट्स से आवर सोल्यूशन 1, इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 1 है, ठीक है। दिस इज आवर सोल्यूशन 2, जिसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 2 है, और इसी तरह से हमने मिक्स किया है n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है ना, n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और फाइनली इस तरह से, मतलब मान के चलो ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स n, और ये फाइनल सॉल्यूशन है। तो इसमें हमने क्या किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड कर दिया, फाइनली इन सबको मिक्स कर दिया, इसका हो गया n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइनल, ठीक है। स्क्रॉल अप सिद्धेश, राइट डाउन। डन, फाइन। तो ये आ गया अपना मिक्सिंग फॉर्मूला, समझ में आ रहा है? हमने बहुत सारे कंटेनर्स, जैसे तुम ऑब्वियसली स्ट्रीट पे गए होगे तो देखोगे मिक्स करते हैं, तो इसको इसको ठीक है, इसको 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 उठा के यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है ना, 1 2 3 इनको उठा के ऐड कर दिया फाइनल सोल्यूशन, समझ में आ रहा है? अरे एक बड़ी सी बाल्टी ली और उसमें बहुत सारे सोल्यूशंस मिक्स कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, फाइनल सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी यदि हमें निकालना है, सपोज इसका नॉर्मेलिटी n1v1 है, इसका नॉर्मेलिटी n2v2 है, ठीक है, इसका नॉर्मेलिटी n3 या n लिखा है तो nnvn, और अपना फाइनल सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी n फाइनल v फाइनल। समझ में आ रही बात? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, ये बात आपको समझ में आ रही है? फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, टोटल इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये समझ में आ रहा है? टोटल इक्विवेलेंट प्लस टोटल वॉल्यूम। तो पहले वाले से इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं, n1v1, दूसरे से n2v2, इस तरह से nn vn, और फाइनल वॉल्यूम क्या आएगा, v1 प्लस v2 से लेकर के vn तक। कोई दिक्कत है एवरीबॉडी?
Everybody, any doubt? Okay, then write it down. Write down, everyone. Everybody done? So can I scroll down? Okay. अब देखो अपना एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 मोलर 1 लीटर H2SO4 हो, ठीक है, 1 लीटर 1 मोलर 1 लीटर HNO3 हो, ठीक है, 1 नॉर्मल 1 लीटर HCl हो। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। ये देखो क्वेश्चन सीधा सा है, ठीक है ना, इनको मिक्स किया हमने और फाइनल सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी निकालना है, एन फाइनल निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? ओके, या श्रेयस, योर आंसर इज करेक्ट। प्रथमेश, आंसर गलत है आपका, नहीं तो मैं बोल ही देता ना सही है। पहले तो सोचो ना। नहीं नहीं, आदित्य गलत है। या सरायु, वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट। रेवती, गुड, सही है आपका आंसर। सोनाली ऑल्सो, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। यश, ठीक है, 4/3 आएगा आंसर, सबका आया। अरे देखो तुम्हें करना क्या है, इसका नॉर्मेलिटी 2 है ना, एन फैक्टर 2 होता है, तो 2 नॉर्मल 1 लीटर, और इसका एन फैक्टर 1 है, तो 1 नॉर्मल 1 लीटर, इसका एन फैक्टर भी 1 है, सो यू कैन से 1 नॉर्मल 1 लीटर। कोई दिक्कत है? तो फाइनल नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे? N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये 4/3 आएगा। कोई दिक्कत है? Everybody, is that clear now? It will be 4/3, right? Okay. Done, everyone? N कैसे निकाला हमने? H2SO4 का N फैक्टर 2 होता है, इट इज अ डाइबेसिक एसिड। पता है ना ये बात सिद्धेश तुम्हें? सिद्धेश, ये बात सब पता है ना? तो नॉर्मेलिटी यही होता है ना, मोलैरिटी इनटू N फैक्टर, तो वैसे निकाला। एवरीबॉडी डन? ओके, तो देखो ये तो हो गया अभी, मतलब नॉर्मेलिटी का। इसको स्क्रॉल डाउन कर लूं मैं? ओके, तो देखो अब जो है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, जो हम लोग सीखने वाले हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस।
ये जो अपना टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। जैसे तुमने पढ़ा है ना कि पीओएस, याद है कि एटम्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। ये क्या बोलता है, इन अ रेडॉक्स रिएक्शन, इन अ रेडॉक्स रिएक्शन the number of equivalents, the number of equivalents are always conserved, the number of equivalents are always conserved। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में आने वाले टाइम के लिए। जैसे कि इसके बाद है ना लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है, इसके बाद टाइट्रेशन वगैरह टॉपिक है। तो ये उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है कि रिडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा कंजर्व होते हैं। ठीक है एवरीबॉडी, मतलब क्या है इसका, मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है रिएक्टेंट में, total number of equivalents in the reactant, this will be equal to total number of equivalents in the product। ये सबको बात समझ में आ रही है, जितने इक्विवेलेंट्स रिएक्टेंट के हैं उतने इक्विवेलेंट्स प्रोडक्ट के भी होंगे, यानी इक्विवेलेंट्स हमेशा कंजर्व। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अरे इक्विवेलेंट्स मतलब वो मास जो कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करता है, तो कंजर्व होगा या नहीं होगा। और एक चीज और समझो, ठीक है, एक चीज और समझो, ए जो है वो रिएक्ट कर रहा है बी के साथ, राइट, ए जो है रिएक्ट कर रहा है बी के साथ। तो तुम्हें नहीं लगता है कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए should be equal to number of equivalents of B, should be equal to number of equivalents of C, and it should be equal to number of equivalents of D। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? अच्छा, ये वाली बात समझ में आ रही है जो मैंने दूसरी वाली लिखी, ये कितने लोग को समझ में आ रही है? ओके, थोड़ा सोचो ऐसा क्यों हो रहा है। कोई समझा सकता है, चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सोचो, मतलब सारी चीजें थोड़ी हम बताएंगे, थोड़ा तुम्हें भी दिमाग लगाना है ना। जेई एग्जाम सोचने का ही है, क्रिटिकल थिंकिंग का पेपर होता है। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों ऐसा हो रहा है बताओ। कोई आंसर बताएगा चैट बॉक्स में लिख करके ऐसा क्यों हो रहा है बताओ। बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, हाँ देखो ये भी एक तरीका है ना। ए मान लो इलेक्ट्रॉन बी के साथ ट्रांसफर कर रहा है, तो ए जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा उतने ही बी भी गेन करेगा ना। इज दैट क्लियर? जितने एक लूज कर रहा है उतना ही गेन करेगा दूसरा। तो अब एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल नहीं होंगे। कुछ समझ में आ रहा है? अब कुछ चमक रहा है क्या एवरीबॉडी? अभी कुछ चमक रहा है या अभी भी नहीं चमक रहा? जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो यदि अभी बराबर है, तो अब जैसे एक ने जितने गेन किए दूसरे ने उतने ही लॉस किए हैं, तो ऑब्वियसली बराबर ही होने चाहिए ना। जितना एन फैक्टर ऑक्सीडेशन का है उतना रिडक्शन का है, नहीं तो हम बराबर कर देते हैं। तो अब एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, तो उनके इक्विवेलेंट्स भी तो बराबर होने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। ये बात कुछ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ओके, ठीक है। तो अब देखो,
दो रिएक्टेंट है ए और बी जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, तो एक ने जितने लूज करे दूसरे ने उतने ही गेन करे, राइट? तो उनके इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, तो उनके इक्विवेलेंट्स भी इक्वल ही होने चाहिए। ये बात शायद सबको चमक रही होगी अब। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? चमक रहा है ये बात? ओके। अब इसका यूज देखो बहुत ज्यादा है। यदि हम बात करें वॉल्यूमेट्रिक में या फिर जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं उसके अंदर, जैसे टाइट्रेशन हो गया, उसका काफी यूज है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का काफी यूज है। तो देखो इसका फायदा क्या है और यूजेस तो मेन हमने देखे ही हैं। तो कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीबॉडी? लिख लिया आपने? ओके, ठीक है। इसका यूजेस देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। देखो यूजेस क्या है, इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, without even balancing the redox reaction. ये कैसे हम देखेंगे? बिना बैलेंस किए ही हम लिख सकते हैं इसको। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, देखो मान लो तुम्हारे पास MnO4 माइनस है, ये रिएक्ट करता है Fe2 प्लस के साथ, बनाता है Fe3 प्लस, और ये बनाता है Mn2 प्लस। ठीक है, तो अब ये हो गया रिडक्शन और ये हो गया ऑक्सीडेशन। हमने इसको बैलेंस नहीं किया। इसके इक्विवेलेंट्स को हम, इसको हम A बताते हैं, इसको हम B बताते हैं। अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स A के बराबर होने चाहिए B के साथ। तो अब देखो इसका मोल्स यदि हम Na लिखें इनटू n फैक्टर, क्या है इसका? इसका n फैक्टर 5 है। तो अब देखो क्या है, इसके मोल्स हम Nb लिखते हैं तो इसका n फैक्टर 1 आता है। तो तुम्हें क्या मिला? Na अपॉन Nb इज इक्वल टू 1/5। समझ में आ रहा है? Na अपॉन Nb इज इक्वल टू 1/5, ये रेशियो आ गया ना ये? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। यहाँ 5 ही मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 5 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिखोगे? Na/1 इज Nb अपॉन 5। तो तुम्हें क्या मिलेगा? 5 Na इज इक्वल टू Nb, यही मिलेगा ना एवरीबॉडी? यही मिलेगा ना? तो तुम्हें नहीं लगता ये रिलेशन यहाँ पर डायरेक्टली मिल जा रहा है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? बिना बैलेंस किए ही यदि तुम इनका n फैक्टर सिर्फ बता दो तो तुम ये लिख सकते हो ना रिलेशन, POAC जैसा ही है। हाँ, कोई दिक्कत है इसमें? किसी को समझने में दिक्कत है तो बताओ। एवरीबॉडी कोई डाउट है किसी को? कैसे इंप्लीमेंट करना है समझ में आया? ओके, रिटर्न। ओके, कैन आई स्क्रॉल डाउन देन? तो देखो बेसिकली क्या है, यदि अपने पास कुछ इस तरह का रिएक्शन है और सबके n फैक्टर्स हमें पता है, तो हमें बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधा लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A is equal to number of equivalents of B is equal to number of equivalents of C, sorry, is equal to number of equivalents of D. Parth, do you want to write? क्या करना है, लिखना है? स्क्रॉल ऊपर करो। ठीक है, राइट।
डन। ओके, तो अब जैसे मान लो तुम्हारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी बी गिव्स सी प्लस डी डी, राइट? तो अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए क्या आएगा? गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, ठीक है? ये हम लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, ठीक है? इसको लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सी अपॉन मोलर मास ऑफ सी, और इसको लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ डी अपॉन मोलर मास ऑफ डी, तो ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ये भी तो होता है ना, एन ए वी ए, एन बी वी बी, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी के टर्म्स में। एवरीडी ये बात समझ में आ रही है सबको? या फिर ऐसे लिख सकते हैं एन फैक्टर ऑफ ए इंटू मोलैरिटी ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए, एन फैक्टर ऑफ बी मोलैरिटी ऑफ बी वॉल्यूम ऑफ बी, n factor of C molarity of C volume of C, n factor of D molarity of D volume of C। नहीं नहीं, यहाँ पे ये इक्विवेलेंट मास होगा, ये होगा ये, और ये EB होगा, ये EC होगा, और ये ED होगा, ठीक है? यहाँ पे इक्विवेलेंट मास हो गई, ठीक है? हम यहाँ की बात कर रहे हैं, वो गलती से मोलर मास लिख दिया था मैंने, वहाँ इक्विवेलेंट मास होगा। तो इसको हम बहुत तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर सकते हैं। या तो हम मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इक्वेट कर दें, इन फैक्टर मल्टीप्लाई करके, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम कर दें, गिवन मास भी इक्विवेलेंट मास कर दें। रजत, स्क्रीनशॉट लेना है। अरे अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, राइट डाउन। डन, ठीक है, इसको लिखो फिर, राइट इट डाउन। डन एवरीवन? ओके, सबने लिख लिया, रिटन एवरीवन? ओके, अच्छा देखो, दूसरा यूज क्या है, इट कैन बी यूज्ड इन सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन मतलब समझ रहे हैं एवरीबॉडी? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सीक्वेंशियल रिएक्शन? मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, ए जो है वो रिएक्ट करके बी बनाता है, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ। तो अब तुम्हें नहीं लगता है कि इक्विवेलेंट्स ए के बी के बराबर होंगे, फिर बी वाले सी के बराबर होंगे, और सी वाले डी के बराबर होंगे? तो इस तरह से चलता जाएगा ना। तो यदि हमें ए का पता है और एफ का निकालना है, तो हम लिख सकते हैं ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एफ। तो यहाँ हमें बार बार बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ पे हमें बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी किस चीज की? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने की। इज दैट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है एवरीबॉडी? ओके, देन राइट इट डाउन। ओके, फाइन।
अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके बुक में, इलस्ट्रेशन 20, कैन यू सॉल्व इट? इलस्ट्रेशन 20, प्लीज डोंट लुक एट द आंसर. Illustration 20 is on page 5.11. Don't look at the answer, just solve it. डन, सबका सॉल्व हो गया. बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम्हें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज करना है. समझ में आया? सबका हो गया ऑलरेडी? नहीं हुआ? ओके, तो ट्राई करो. डन एवरीवन, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. हो गया सबका? कितने लोगों का नहीं हुआ? हाउ मेनी शो कुड नॉट डू दिस? ओके, श्रेयस सेज कुड नॉट डू इट. फाइन, चलो ठीक है, तो देखते हैं. KMnO4 जो है वो Cu2S के साथ रिएक्ट करता है, राइट? बनाता है Mn2 प्लस प्लस Cu2 प्लस प्लस SO2. अब देखो ये +7 है और ये +2, तो रिडक्शन जो है यहाँ हो रहा है. ठीक है, इसका n फैक्टर 5 है. ये तो सबको चमक रहा होगा कि कैसे 5 है. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? ये +1 से +2 है और ये -2 से +4 है. अब देखो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एवरीबॉडी जरा ध्यान से देखिए. ऑक्सीडेशन में चेंज कितने का है? 4 + 2, एक तो सल्फर के लिए, और कॉपर के 2 एटम्स हैं, राइट? तो ये कितना हो गया? 8 हुआ. ये सबको क्लियर है? इसका n फैक्टर 8 हो गया. तो अब बोला है कि 1 मोल ऑफ CO2 प्लस, इनके इक्विवेलेंट्स बराबर होने चाहिए ना, ये A है और ये B है, तो Na into 5 should be Nb into 8. तो अब CO2 प्लस का 1 मोल बोला है, तो Na into 5 is 1 into 8, तो Na क्या आएगा? एक सेकंड, पूछा गया व्हाट इज 1 मोल ऑफ Cu2S. हाँ, तो ये तो 8/5 आएगा. इन्होंने उल्टा कर दिया है क्वेश्चन में, पूछा कुछ और है, कर कुछ और दिया है. समझ में आ रहा है? 1 मोल ऑफ Cu2S बोला है और निकाल दिया है Cu2S ही. समझ रहे हो ना? उल्टा कर दिया, उल्टा. ठीक है, बाकी लोगों को समझ. श्रेयस, आर यू क्लियर ऑन दिस? आगे बढ़ सकते हैं, लिख लिया सबने तो? एवरीबॉडी, कैन वी प्रोसीड? ओके,
तो अब आगे बढ़ते हैं। कैन यू मूव टू बैक एक्सरसाइज, मतलब पेज नंबर 5.19 एंड ट्राई क्वेश्चन 36। आइए पेज 5.19 पे और ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन मिला एवरीवन? डिड यू फाइंड द क्वेश्चन? ओके बी। बाकी लोग बताइए क्या है आपका आंसर। एवरीडी, बाकी लोग का आंसर आया? ओके ठीक है। देखो सबका आया आंसर? कितने लोग का आ गया आंसर? देखो मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है? तो इसका x ग्राम, ठीक है, मेटल का y ग्राम ऑक्साइड बनाता है। तो क्या करना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये सबको समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे लिखते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास मेटल का। मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास क्या आएगा, E+8। ये सबको समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। तो अब नाउ यू कैन सॉल्व फॉर ई। x E+8x इज इक्वल टू EY। तो क्या आएगा बताओ, 8x इज इक्वल टू EY-x। तो E क्या आएगा एवरीडी, E क्या आएगा? 8x by y-x। इज दैट क्लियर? E आएगा आपका 8x by y-x। कोई दिक्कत है? ओके, राइट इट डाउन। अच्छा, मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? हमने सीखा था ना, मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? तुम्हारे पास Al2O3 है, इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ Al प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे ही निकालोगे ना? तो ये तो यार बेसिक चीज है ना। अच्छा, आप लोग जो पढ़ते हो ना पुराने क्लासेस में, तो उसको रिवाइज किया करो एक बार। पुरानी चीजें भूल जाते हो तो फिर तुम्हें चमकेंगी नहीं चीजें।
Everybody written? 38, 39 दो क्वेश्चन और ट्राई कीजिए. Everybody done? So can I scroll down? 38, 39 on the same page. 38 and 39 on the same page. Everyone, are you trying? 38, 39 आप try कर रहे हो? Okay. तीन तो ऑप्शन में ही नहीं ना 38 वाला में. 3 is not in the options. Okay, fine. Fine, Saloni, very good. Siddhant, your answer is also correct. नहीं नहीं, तो ऑप्शन में ही नहीं है श्रेयस जो तुम बोल रहे हो. Okay, fine, fine. Prathamesh, your answer is correct. Very good. सिद्धेश, किसका आंसर बता रहे हो तुम? ओके, शुड आई हेल्प यू नाउ? 38 पे 38 करा देता हूँ. देखो 38 में करना क्या है आपने को. लिखा है 3 ग्राम ऑफ ऑक्साइड ऑफ ए मेटल इज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड. यानी मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट किया कोई भी रिएक्शन के थ्रू, ऑब्वियसली क्लोरीन डाल के ही करेंगे, और ये बन गया मेटल क्लोराइड. ठीक है, तो ये x ग्राम था, सॉरी 3 ग्राम था मेटल ऑक्साइड का, और ये कन्वर्ट हो गया 5 ग्राम क्लोराइड में, राइट. तो दोनों के इक्विवेलेंस इक्वेट कर सकते हैं. तो E+8 आएगा इक्विवेलेंट मास मेटल ऑक्साइड का, और E+35.5 आएगा मेटल क्लोराइड का. तो कैन यू नाउ सॉल्व फॉर E? एवरीबॉडी, कैन यू नाउ सॉल्व फॉर E? क्या आप E के लिए सॉल्व कर सकते हैं? तो ऐसे ही किया है ना सबने, या कोई दूसरा मेथड यूज किया है? एवरीबॉडी, सेम मेथड यूज किया है ना? दूसरा मेथड भी तो यूज कर ही सकते हो क्या? मेथड ऐसा नहीं यूज कर सकते हो क्या? ये 3 ग्राम से 5 ग्राम बनता है, तो ये 2 ग्राम रिएक्ट किया होगा, तो ये और आसान हो जाएगा. देखो
E अपॉन 3 पाई। तो अब इसका इक्विवेलेंट मास क्या आएगा? क्लोरीन का क्या आता है? 35.5 आता है ना। सो ये आएगा 35.5 इंटू 3 इज इक्वल टू 2E प्लस 16। ये देखो तो कितना आता है तुम्हारा? ये आ जाता तुम्हारा 106.5 माइनस 16 इज इक्वल टू 2E। ये कुछ अलग आ रहा है क्या? नहीं तो फिर कोई अलग मेथड आया। नहीं तो फिर हो सकता है क्लोरीन नहीं कुछ अलग रिएक्टेंट के साथ किया होगा। ठीक है, हो सकता है क्लोरीन नहीं कुछ अलग रिएक्टेंट के साथ किया होगा। जैसे PCl5 के साथ भी कर सकते हैं ना इसको। समझ में आ रहा है? तो अलग रिएक्टेंट के साथ किया होगा, यही यूज करो। जैसे मान लो PCl5 जैसे क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, PCl3 भी होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट नहीं गिवन है। ठीक है ठीक है ठीक है, पहला ही मेथड यूज करो। ए ही आया ना आंसर, ए आ रहा है। 38 का ए आ रहा है। ठीक है एवरीबॉडी। ओके 38 डन एवरीवन। 30.25 कितना आ रहा है कैलकुलेट करने में तुम लोग का? एवरीबॉडी 38 में व्हाट आर यू गेटिंग इन कैलकुलेशंस? 33.25 या 30.25? 33.25 आ रहा है तो कैलकुलेशन तो आंसर यही है ना। यदि आंसर तुम्हारा 33.25 आ रहा है तो आंसर तो यही है भाई। आगे बढ़ सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। 39 हो गया सबका? एवरीबॉडी 39 डन। क्या है आंसर? कितने लोगों का 39 नहीं हुआ है? ओके देखो, वन चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज बोल रहा, दैट इज सॉरी, इक्विवेलेंट मास जो है वो 6.023 इंटू 10⁻23 ट्रांसफर करता है। यही है ना कॉन्सेप्ट एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है E। तो अब जरा सोचो कि तुम्हारे यदि तुम मोल्स इलेक्ट्रॉन के निकाल लो तो वही उतने ही इक्विवेलेंट होंगे ना एवरीबॉडी। ये समझ में आ रही है बात? तो नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन के निकाल लो तो उतने ही इक्विवेलेंट हो जाएंगे। 10 की पावर कितनी आ रही है? 10 की पावर -3 आ रही है ना। यानी 1/1000 यानी क्या 0.01, सॉरी 001। कोई दिक्कत है? अरे जितने मोल्स उतने ही इक्विवेलेंट। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 इक्विवेलेंट मास, 2 के ऊपर 2 इक्विवेलेंट मास, 3 के ऊपर 3 इक्विवेलेंट मास। समझ में आ रहा है? Everybody please respond in the chat box. Is that clear? टेन रेज टू 20 नहीं समझे? अरे इसमें एन फैक्टर की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे पास लिखा है 10⁻6 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हें 1 मोल इलेक्ट्रॉन है ना। ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना सिद्धेश, आयुष इनफैक्ट। अरे 6 इंटू 10⁻20 जो है इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, डोंट यू थिंक? ये तो क्वेश्चन में डेटा गिवन है ना। अरे हाँ है ना, कुछ बोलो यार आयुष। क्वेश्चन में डेटा गिवन है। 6 इंटू 10⁻20 क्वेश्चन में गिवन है यार, देखो सही से। अच्छा एक बात बताओ सिक्स, सिद्धेश तुम पूछ रहे हो कहाँ से आया, क्या कौन सी चीज पूछ रहे हो कहाँ से आया? 6 इंटू 10⁻23 कहाँ से आया?
अरे भाई वो एक मोल होता है, एक मोल, 1 मोल इज 6.023 into 10⁻23। तो चार्ज एक मोल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होता है ना, जो एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। या फिर इक्विवेलेंट मास वो मास है जो एक मोल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो तुम एक मोल से एक इक्विवेलेंट, 10 मोल से 10 इक्विवेलेंट, 20 मोल से 20 इक्विवेलेंट, 30 मोल से 30 इक्विवेलेंट, तो तुम जितने मोल इलेक्ट्रॉन के निकाल लोगे उतने ही इक्विवेलेंट होंगे ना। ये बात चमक रही है नहीं चमक रही है? हाँ है ना, कुछ तो बोलो। एक मोल से एक इक्विवेलेंट, 2 मोल से 2 इक्विवेलेंट, 3 मोल से 3 इक्विवेलेंट, तो जितने मोल इलेक्ट्रॉन है उतने ही इक्विवेलेंट होंगे यदि, तो हम निकाल तो वही रहे ना। इज दैट क्लियर? Everybody is that clear or not? Okay, can you try question 48 now? 48 is an easy question. 48 is an easy question, try कीजिए। 48 बताइए सब लोग। 48 सबका आया? ओके, शरायु, सिद्धांत, नहीं सिद्धांत तो गलत है, सिद्धांत भी सही है। नैनेश, हाँ ठीक है। रजत, अच्छा सबका आया आंसर? ये तो आसान है ना एवरीडी, ये तो आसान है। 17 आ रहा है, 17 में किसी को डाउट है कैसे 17 आ रहा है? एवरीडी किसी को डाउट है 17 कैसे आ रहा है? 34/2, इज दैट क्लियर और नॉट? देखो H2S से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, H2S प्लस, यदि तुम देखते हो तो इट इज ट्वाइस HNO3 and it will give you 2H2O plus 2NO2 plus S। तो ये -2 से 0 में गया, और हाइड्रोजन तो +1 से +1 में ही, तो हाइड्रोजन में तो कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है, ये जा रहा है -2 से 0 में, राइट। तो इसका n फैक्टर 2 है, कोई दिक्कत है? तो और तो इक्विवेलेंट मास आएगा, H2S का मोलर मास होता है 34/2, 70। तो देखो आज जो है, what have we learned today? We have learned about law of chemical equivalence। आज हमने सीखा है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस और उसको अप्लाई कैसे करते हैं, इतना ही सीखा है। इसके लिमिटेशंस भी कुछ होते हैं, वो सब हमने नहीं किया अभी, ठीक है। टुडे वी हैव सीन व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस एंड हाउ इट इज अप्लाइड इन प्रॉब्लम्स। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। Everybody, do you have any doubt in this? Today what have we learned? Today we have learned law of chemical equivalence and how do we implement this law in problems। क्वेश्चन में कैसे इसको लगाते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके सीखे, नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इक्वेट कर सकते हैं, गिवन मास को इक्विवेलेंट मास इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम तरह तरह से हमने सीखा कि कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपका जो होमवर्क है वो एक्सरसाइज 1 में 35 से लेके 49 तक है, ठीक है। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1 में 30 से 49, वही इक्विवेलेंट वेट और एन फैक्टर वाला, ठीक है। एक सेकंड होमवर्क लिख देता हूं मैं। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 35 to 49, दिस इज योर होमवर्क। किसी का कोई डाउट है तो बताओ।
Everybody in doubt? थर्टी थ्री थर्टी फोर सारे कर, हाँ जो बच गए वही करना है, मतलब जो आपने अभी कर लिए 33 34 भी कर लेना, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं. Why will you leave that? If there are 2 or 3 questions left, you can also do that. बीच में जो बचे हुए हैं उसको भी कर ही लेना. ठीक है, everybody clear then? We'll meet in the next class. Goodbye.